हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग में वन बाय वन हम इस एक्चुअली में पहले कॉन्सेप्ट की सारी रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिकल की रिवीजन नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस कोस्टिंग में आपको पता होगा कि प्रोसेस कोस्टिंग होता क्या है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे प्रोसेस कोस्टिंग है क्या चीज़। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस कोस्टिंग एक्चुअली में एक मेथड ऑफ कोस्टिंग है जो एक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहां पर क्या है, मटेरियल पास होता है एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे से फिनिश में। मतलब क्या है, प्रोसेस कोस्टिंग उन इंडस्ट्रीज पे लगती है, प्रोसेस कोस्टिंग उन इंडस्ट्रीज पे लगती है जहां पर रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस। ठीक है जी, थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस। जो प्रोसेस कोस्टिंग है वो अप्लाई होती है उन इंडस्ट्रीज में जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है जी, इट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग वेयर बाय कोस्ट आर चार्ज टू प्रोसेसेस। एक्चुअली में यहाँ पर जो कोस्ट चार्ज होती है वो किसको होती है, प्रोसेस को। ठीक है ना, जो एक प्रोसेस किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा प्रोसेस किया, यहाँ पर जो आप कह सकते हो कोस्ट चार्ज होती है वो किसको, प्रोसेस को होती है। ठीक है जी, और ऑपरेशंस एंड एवरेज ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, और जो उनकी कोस्ट निकाली जाती है वो एवरेज कर दी जाती है जितने यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस प्रोसेस में जितने यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी कोस्ट उनका एवरेज कर दिया जाता है। तो मतलब कुल मिला के प्रोसेस कोस्टिंग कहाँ पर अप्लाई होती है, प्रोसेस कोस्टिंग उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है। प्रोसेस कोस्टिंग जो है उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स से कन्वर्ट हो, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है थ्रू टू और मोर प्रोसेसेस। ठीक है, और उन इंडस्ट्री में जो कोस्ट है चार्ज होती है ओवर प्रोसेस। ठीक है जी, कोस्ट जो है वो चार्ज होती है किसको, प्रोसेसेस को। ठीक है, और जो पूरी कॉस्ट होती है उस प्रोसेस की वो एलोकेट कर दी जाती है किसको, जो यूनिट वहां पर प्रोड्यूस हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उसको चार्ज कर दी जाती है। ठीक है जी, राइट। चलिए, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रॉ मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल से क्या किया, उस पर प्रोसेसिंग करी प्रोसेस वन ने। फिर प्रोसेस वन ने क्या किया, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी उनका जो पर्टिकुलर प्रोसेस था वो आगे उसने दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आगे दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया। फिर दूसरे प्रोसेस ने कुछ प्रोसेसिंग करी, उसने आगे तीसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया। फिर तीसरे प्रोसेस ने फाइनली फिनिश गुड्स का नाम दे दिया, मतलब वो फाइनल जो एक्चुअल हमारा आउटपुट था उसको प्रोड्यूस किया और आगे, ठीक है, फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट को, मतलब वेयर हाउस में रख दिया गुड्स। ठीक है, भेज दिया। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक की पहुंचने की कथा, पूरी कहानी थी। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन में दिख रही होगी, तीन आपको एग्जांपल दी हुई हैं। ठीक है, पहले में क्या है, आलू से आलू चिप्स, पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनाने की प्रक्रिया, सारा का सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखाई दे रहा होगा। दूसरी एग्जांपल में बनाना से बनाना स्लाइस, जो चिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके तक आपको दिखने अपना बनाने का सारा प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरी एग्जांपल है, किस तरीके से अपना पेड़ों से या वनों से लकड़ियां काट के किस तरीके से आगे फर्नीचर बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, वो सारा का सारा आपको इसके थ्रू पेपर का सॉरी पेपर मेकिंग मशीन की, पेपर लकड़ियों के थ्रू और उनकी प्रोसेसिंग वगैरह करने के बाद किस तरीके से पेपर बनाने का प्रोसेस जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही एक्चुअली में लकड़ियों के केस में भी होता है ना। जो लकड़ियाँ का अपना पेड़ से अपना जंगल जंगल से अपना लकड़ियाँ काट के, अपना पेड़ काट के वहाँ पर उसको आगे अपना प्रोसेस, उसकी लकड़ी बड़ी बड़ी अपने बनाई जाती हैं, फिर उसको आगे अपना जैसे कोई फर्नीचर में कन्वर्ट किया जाता है, आप लगा लो चाहे वो
बेड हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर्स हो, है ना, चाहे वो सोफ़ा हो, मतलब जो भी अपना हमारे फर्नीचर्स बनते हैं घर पे यूज़ होते हैं, फिक्सचर यूज़ होते हैं, और घरों में लकड़ियों की अपना खिड़कियाँ वगैरह लगती हैं, उन सब में आगे प्रोसेसिंग होती है ना। तो मतलब क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग आप कह सकते हो उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट होता है, एक नहीं एक से ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। अब आगे जाने से पहले हम एक चीज़ सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पर एक्चुअली में चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को है। चैप्टर में आपको पता है 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को हैं। ठीक है, 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पर? हमारे पास सबसे पहले सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग है। सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग है। दूसरा है हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तीसरा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है जी, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा जो सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग होता है उसमें क्या होता है। देखिए, जो सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे। सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग में हम लोग क्या करते थे कि हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करी। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी। ठीक है, अब प्रोसेसिंग जो करी उसमें हमने मटेरियल और एडिशनल, मटेरियल अगर एडिशनल है तो उसके ऊपर स्पेंड किया अमाउंट, उसके ऊपर लेबर लगाई, कुछ और खर्चे हुए, है ना। अब खर्चे जो हुए, अब उसको हमने कुछ, हमारे पास कुछ लॉस्ट हो गए गुड्स। ठीक है, और बाकी जो है वो फिनिश गुड्स का, मतलब जो प्रोसेस 1 के लिए वो फिनिश गुड्स ही हो गए ना, प्रोसेस 1 के लिए वो आउटपुट हो गई। प्रोसेस 1 की वो आउटपुट हो गई। अब वो आउटपुट क्या करेंगे, आगे भेज देंगे, आगे नेक्स्ट प्रोसेस को भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंड तक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरीके से कोस्टिंग करेंगे कि प्रोसेस 1 के पास जो खर्चे हुए उसको कैसे अकाउंटेड फॉर करना है। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो हुआ उसको, एबनॉर्मल लॉस जो हुआ उसको, एबनॉर्मल गेन जो हुआ उसको। ठीक है, इन सभी को किस तरीके से अकाउंटेड फॉर करना है, और जो यूनिट ट्रांसफर हुए हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, उसको कैसे अकाउंटेड फॉर करना है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी तकरीबन तकरीबन 11 to 12 स्लाइड्स हैं, उसमें आपका सारा का सारा A to Z पूरा का पूरा चैप्टर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको एक पूरी माइंड मैपिंग हो जाएगी, पूरी इमेजिनेशन हो जाएगी, किस तरीके से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, लिखने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर किया हुआ है तो ऑलरेडी आपको एक एक चीज़ लिखी होंगी वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पर क्या क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट 1 2 3, अगर 2 प्रोसेस है तो 2 प्रोसेस बन जाएंगे। ठीक है ना, 2 प्रोसेस हैं तो 2 प्रोसेस अकाउंट बन जाएंगे। अब सबसे पहले बनाएंगे प्रोसेस 1 अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट में पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा क्वांटिटी का, तीसरा अमाउंट का। ये डेबिट साइड हो गए। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट है ना कि स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम, दूसरा क्वांटिटी का, तीसरा अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड होगा, पर्टिकुलर, क्वांटिटी और अमाउंट। सबसे पहले क्या आ गया, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ये आपका आ गया मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, मटेरियल इंट्रोड्यूस आ गया, क्वांटिटी आ गई, अमाउंट आ गई। उसके बाद वेजेस आ गए अमाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, जब हम रॉ मटेरियल लेकर आते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग जब करेंगे तो कुछ गुड्स की नेचर ऐसी होती है जिनमें क्या है, कुछ ना कुछ नॉर्मली लॉस्ट होनी होनी है, जिसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो नॉर्मल लॉस हम क्वांटिटी साइड ले लेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, हम प्रॉपरली उसका अकाउंट भी समझेंगे। उसके सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह, उसकी जो सारी के सारा इफेक्ट कहाँ पर कैसे 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 कहाँ कहाँ जाता है वो भी अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नॉर्मल लॉस के बाद देखिए, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस होता है कि आपने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करे, 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करे, उसमें से मान लीजिए 100 यूनिट क्या हैं आपके लॉस्ट हो जाएंगे।
आपने एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया पास्ट एक्सपीरियंस से कि भाई 100 यूनिट लॉस्ट हो जाएंगे, तो आपने क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी 100। ठीक है जी। अब देखिए हुआ क्या, आपने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करे, उसमें से 100 यूनिट आपने क्रेडिट मतलब माइनस कर दिए, है ना। अगर डेबिट प्लस है तो आपको पता है क्रेडिट क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 100 यूनिट ये माइनस हो जाएंगे। तो देखा जाए, अब जो आपने मटेरियल खरीदा उसके 900 गुड यूनिट के ऊपर, 900 गुड यूनिट्स के ऊपर भार पड़ गया 1000 यूनिट्स का, है ना। 900 गुड यूनिट्स के ऊपर 1000 यूनिट्स का भार पड़ गया। ठीक है जी, 1000 यूनिट्स का भार पड़ गया। ठीक है जी। अब देखो ना, ये जो नॉर्मल लॉस है ये आपने क्वांटिटी साइड लिख लिया। अब मान लीजिए जो 100 यूनिट नॉर्मली लॉस्ट आपने एक्सपेक्ट किए, कहते हो सकता है ये स्क्रैप में भी बिके, हो सकता है ये स्क्रैप में भी बिके, तो जो भी सेल एज स्क्रैप होगा वो अमाउंट में से लेस हो जाएगा। ठीक है जी, जो भी मान लीजिए 2 रुपये पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट, 500 पर यूनिट जो भी है वो बाय साइड आ जाएगा, बाय सेल एज स्क्रैप। ठीक है। अब उसके बाद या फिर एबनॉर्मल लॉस आएगा। मान लीजिए एक्चुअली उन्होंने कहा कि भाई 900 यूनिट आपने, ये क्या हुआ, एक्सपेक्टेड आउटपुट 1000 यूनिट इनपुट था, इसमें से माइनस आपने कर दिया नॉर्मल लॉस, ये क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, 900। अब मान लीजिए आउटपुट हुई कितनी, 850 यूनिट्स की, आउटपुट कितनी हुई 850 यूनिट की, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई 850 यूनिट की, तो 50 यूनिट कहाँ गए, 50 यूनिट खराब हो गए, वो क्या है एबनॉर्मल लॉस। 50 यूनिट इधर आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए 920 यूनिट की आउटपुट हुई, 920 यूनिट्स की, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी 900 यूनिट, पर आउटपुट हुई कितनी 920 यूनिट की, तो 20 यूनिट क्या हो गए, एबनॉर्मल गेन हो गए। अब मैं इसकी कथा जो है, एक्चुअली मैं कहानी जो है डिटेल में ये अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से। ठीक है जी, अब 900 यूनिट बने, तो 900 की जो प्रोसेस 2 को ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय प्रोसेस 2, क्वांटिटी और वैल्यू इसकी इधर आ जाएगी। अब वैल्यू निकलेगी कैसे, प्रोसेस 2 निकालने के लिए, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनटू सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, कॉस्ट पर यूनिट। अब कैसे निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल सारे एक्सपेंसेस आप ऐड ऑन कर दोगे, डेबिट साइड के सभी खर्चे ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है जी, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस एक्सपेंसेस प्लस ओवरहेड माइनस सेल एज स्क्रैप। ठीक है जी, तो ये आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड ऑन हो गए, माइनस कर दिया सेल एज स्क्रैप, और डिवाइड बाय क्या हो गया, जो क्वांटिटी आपने इंट्रोड्यूस करी थी, ये क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ, ये जो कॉस्ट है सारी की सारी, ये जो कॉस्ट है सारी की सारी वो एलोकेट हो गई किसको, एक्सपेक्टेड आउटपुट को। ये जो कॉस्ट है वो सारी की सारी एलोकेट होगी किसको, एक्सपेक्टेड आउटपुट को। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी, जो मैंने एग्जांपल लिया 900 यूनिट्स। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट 900 यूनिट्स को एलोकेट हो गई। क्लियर है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब कॉस्ट कौन कौन सी थी, जो भी डेबिट साइड आपने जितने भी खर्चे किए, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, सारे के सारे प्लस कर दिए, माइनस कर दिया सेल एज स्क्रैप। अब ये माइनस क्यों किया सेल एज स्क्रैप, अब देखिए जो यूनिट्स, जैसे मैंने बोला कि 100 यूनिट जो खराब हुए हैं उनकी जो कॉस्ट है
उनका जो बोझ है बाहर है वो किन के ऊपर पड़ गया, 900 यूनिट्स के ऊपर पड़ गया। तो उसका बेनिफिट भी तो किन को मिलेगा, वही 900 यूनिट को मिलेगा ना, 900 यूनिट्स को मिलेगा। इसलिए जो भी अमाउंट रिकवर हुई, जो भी अमाउंट रियलाइज हुई उस 100 बैड यूनिट से, वो क्या करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। इसलिए हमने माइनस कर दिया सेल एज स्क्रैप। तो इससे क्या आ गया, सीपीयू आ गया, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। अब इस कॉस्ट पर यूनिट की मदद से हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। इस कॉस्ट पर यूनिट की मदद से हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। पहली चीज, पहला हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे एबनॉर्मल लॉस हुए। एबनॉर्मल लॉस में भी क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 900 एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट हुई 850 की, तो एबनॉर्मल लॉस कितने हो गए, 50 यूनिट हो गए। तो 50 यूनिट इंटू सीपीयू जो हमने इस स्टेप में से निकाला। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड जो एबनॉर्मल लॉस इंटू कॉस्ट पर यूनिट, तो ये क्या आ गई, बाय एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी और वैल्यू आ गई। ठीक। उसके बाद एबनॉर्मल गेन, अगर एबनॉर्मल गेन आया तो वो क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा। ठीक है जी। एबनॉर्मल गेन डेबिटेड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है जी। एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी, 900 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट कितनी हुई, 920 यूनिट की। तो 20 यूनिट क्या हो गए, एबनॉर्मल गेन। तो 20 यूनिट इधर डेबिट साइड हो जाएगा और कॉस्ट इसकी इधर आ जाएगी, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। ये आपको कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन निकालने का तरीका भी बता रखा है। ठीक है जी। और ऐसे ही ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की भी कॉस्ट मैंने आपको बताया कैसे। 900 यूनिट हमने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस किए हैं, तो 900 इंटू सीपीयू, सीपीयू कौन सा, ये वाला, कॉस्ट पर यूनिट। मतलब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसका है, सीपीयू का, कॉस्ट पर यूनिट का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कॉस्ट पर यूनिट का है, कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसी तरीके से सेम हम प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस टू में क्या होगा, जो प्रोसेस वन की आउटपुट है वो प्रोसेस वन का क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है जी। प्रोसेस वन का क्या हो गया, इनपुट हो गया टू प्रोसेस वन, क्वांटिटी और वैल्यू के कॉलम में। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर दोबारा प्रोसेस टू भी मटेरियल कुछ खर्चा करेगा, कुछ लेबर, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ ओवरहेड्स। ठीक है। सब कुछ वही चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। ठीक है जी। फिर वही बाय नॉर्मल लॉस, बाय सेल एज स्क्रैप, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय फिनिश गुड्स। मान लीजिए प्रोसेस टू की जगह पे, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, या फिर फिनिश गुड्स हो जाएगा। अगर फिनिश गुड्स मान लीजिए प्रोसेस टू से ही प्रोडक्ट जो है फिनिश में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाय फिनिश गुड्स हो जाएगा। ठीक है जी। वैल्यू निकालने का तरीका फिर वही होगा, वैल्यू निकालने का तरीका फिर वही होगा। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू निकालेंगे, जो प्रोसेस वन की कॉस्ट, मतलब डेबिट साइड की सारी खर्चे ऐड ऑन हो जाएंगे। प्रोसेस वन की कॉस्ट प्लस मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओवरहेड माइनस सेल एज स्क्रैप, डिवाइड बाय क्वांटिटी इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, माइनस नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, सीपीयू, कॉस्ट निकालने का तरीका वही है, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय सीपीयू। एबनॉर्मल गेन के केस में अगर एबनॉर्मल गेन आया तो देखो ना, कभी भी इतना तो आप लोग समझते ही हो, समझदार हो ही, कि कभी भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन इकट्ठा नहीं आ सकता, है ना। कभी भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट इकट्ठा ही नहीं आ सकता। दोनों में से एक चीज आएगी, या एबनॉर्मल लॉस आएगा या गेन आएगा। ठीक है ना, एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा। ठीक है जी। चलिए अब जो सबसे मेन चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, तीनों अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में जो मेन रोल होता है, देखा जाए टेक्निकल पॉइंट होता है समझने वाला, वो ये तीनों चीज़ें ही हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे हम समझेंगे नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब देखिए नॉर्मल लॉस क्या है एक्चुअली में, कहता है इट इज़ अ लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल
ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। नॉर्मल लॉस क्या है? ये वो लॉस है जो क्या है, अनअवॉइडेबल है, जो क्या है, अनअवॉइडेबल है, जो बचाया नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है जी। ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर, इनहेरेंट नेचर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में अंदरूनी एक नेचर ही है गुड्स की कि अगर आप उस पर कुछ प्रोसेसिंग करोगे तो कुछ चीज़ें, कुछ परसेंट, 2-5% तो नुकसान होगा ही होगा, है ना। कहते हैं ना, जो बंदा काम करता है वही नुकसान करता है, ठीक है। जो बंदा काम ही नहीं करता वो नुकसान कैसे करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं जो जिसपे हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आएंगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। मान लीजिए प्रिंटिंग प्रोसेस है, प्रिंटिंग हम लोग पेज प्रिंट करते हैं तो 100 पेज का अगर प्रिंट निकाल देते हैं ऑन एवरेज, तो 2-5 पेज तो खराब हो ही जाते हैं। कोई मशीन में पेज अट जाता है, ठीक है, कोई या फिर किसी तरीके से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो मॉइस्चर, कभी गर्मियों में पेज मशीन गर्म हो जाती है इसलिए रुक जाता है, सर्दियों में मॉइस्चर की वजह से हो जाता है, कोई ना कोई रीज़न हो ही जाता है, क्योंकि वो नेचर है उसकी ऐसे ही। ठीक है, प्रोसेसिंग होगी तो नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है, वो इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है। ठीक है जी। तो इसलिए क्या है, नॉर्मल लॉस अराइज होता है। कहते हैं नॉर्मल कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही मुंह उठा के अपना अंदाज़ा लगा दिया कि भाई 5 पेज खराब हो जाएंगे या 5 गुड्स 5 kg मटेरियल हमारा खराब हो जाएगा, नहीं। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि भाई पहले ऑन एन एवरेज बेसिस पर देखा जाए तो, क्योंकि ये अंदाज़ा ही होता है, जो नॉर्मल लॉस है वो एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। नॉर्मल लॉस जो है वो अंदाज़ा है, एक्चुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई पास्ट पिछले 5 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 10 साल से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर हमने 100 यूनिट लेकर आए हैं, मटेरियल लेकर आए हैं, तो 100 में से 50 यूनिट तो खराब, सॉरी 5 यूनिट तो खराब हो ही जाते हैं, 100 में से 5 तो खराब हो ही जाते हैं। तो हम फिर परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं नॉर्मल लॉस की 5%। ठीक है ना। अगर हमें लगता है कि 2 यूनिट खराब हो जाएंगे तो 100 के अगेंस्ट 2 रख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअली में ये नॉर्मल लॉस हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक नॉर्मल लॉस की फिगर तय करते हैं, वो फिगर जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर होती है, किसी डेटा के बेस पर होती है, ना कि ऐसे ही अपना तुक्का, तेज तुक्का चला दिया जाता है। ठीक है ना। तो कहते हैं नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी ओनली। ये तो आपने देख ही लिया, जो हमने परफॉर्मा बनाया, फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट किस चीज़ का? प्रोसेस अकाउंट का। उसमें हमने बाय नॉर्मल लॉस सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में लिया। आपको पता है जो नॉर्मल लॉस और ट्रेड डिस्काउंट, ये दोनों चीज़ें बुक्स में शो नहीं होती। नॉर्मल लॉस और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी किताबों में शो नहीं होता। ठीक है जी। अब नॉर्मल लॉस क्या करता है एक्चुअली में? नॉर्मल लॉस इन्फ्लेट कर देता है कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल लॉस इन्फ्लेट कर देता है कॉस्ट पर यूनिट को। ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था लास्ट स्लाइड में कि 100 यूनिट हम लोग लेकर आए। ठीक है, 100 यूनिट लेकर आए, मान लीजिए उसका रेट कितना था, 9 रुपीज़ पर यूनिट। तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 900 रुपये। उसकी मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? 900 रुपये, 900 रुपीज़। अब 10% नॉर्मल लॉस था। ठीक है। तो कितने यूनिट रह गए नॉर्मल लॉस के बाद? 90 यूनिट। अब 90 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 900 रुपये। अब देखा जाए कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। नो, कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, कॉस्ट कितनी है? 900। कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट थोड़ी ना कम हो जाएगी। डिवाइड बाय क्वांटिटी कितनी? 90 हो गई। अब तो देखा जाए अब सीपीयू कितना हो गया? अब सीपीयू हो गया 10 रुपये। एक्चुअली में हमने मटेरियल खरीदा किस रेट पे था? 9 रुपये पे खरीदा था। पर अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी मटेरियल की? 10 रुपये हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बैड यूनिट की जो कॉस्ट है, उसका जो भार है वो किस पे बढ़ गया? गुड यूनिट के ऊपर बढ़ गया। बैड यूनिट का भार गुड यूनिट के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इन्फ्लेट हो गई। ठीक है जी, इनडायरेक्टली इन्फ्लेट हो गई, वो
एक्चुअली में चार्ज नहीं हुई किसी जगह पे, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने नॉन इंटीग्रल में किया कि जो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है वो क्या कर देता है, वो प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज हो जाता है, और जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो कहाँ पर चार्ज हो जाता है, वो कॉस्टिंग बी एंड एल में होता है, ठीक है जी। अब एबनॉर्मल लॉस में अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं कि भाई एबनॉर्मल लॉस होता क्या है ना। तो नॉर्मल लॉस क्या करता है, गुड यूनिट का प्राइस जो है वो इन्फ्लेट कर देता है, गुड यूनिट का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इन्फ्लेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद नॉर्मल लॉस इंक्रीजेज द कॉस्ट पर यूनिट बता ही दिया मैंने। और नॉर्मल लॉस हम लोग निकालेंगे कैसे, इनपुट इंट्रोड्यूस्ड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए 10,000 यूनिट हमने नॉर्मल लॉस इंट्रोड्यूस करे हैं रॉ मटेरियल के, और परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है 5 मान लीजिए, तो 10,000 का 5% हो जाएगा 500, तो 500 500 यूनिट्स ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। 500 यूनिट्स किस चीज़ के हो गए, नॉर्मल लॉस के हो गए, ठीक है। चलिए जी, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट आपको पेपर में कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए नॉर्मल लॉस अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड वहाँ पे रिकॉर्ड किया बाय नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू प्रोसेस वन आ जाएगा, ठीक है जी। क्वांटिटी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। वैल्यू किसकी, ये कौन से वाले की वैल्यू हम बोल रहे हैं, जो अगर सेल एज स्क्रैप हुआ तो, ठीक है जी, सेल एज स्क्रैप हुआ तो, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे आप क्वांटिटी ले लो, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मली लॉस यूनिट जो है वो सोल्ड हुए जो, ठीक है, नॉर्मल लॉस यूनिट जो सोल्ड हुए उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की आ जाएगी। एबनॉर्मल गेन की क्यों आएगी ये मैं आपको पहले एबनॉर्मल गेन के साथ इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। फॉर्मेट पे मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं आपको एबनॉर्मल लॉस का बताता हूँ, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का बताता हूँ, फिर एबनॉर्मल गेन, और इसका इस फॉर्मेट को इकट्ठा हम लोग समझेंगे, ठीक है जी, क्योंकि थोड़ी सी इंटरलिंकेज है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कनेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर पहले हम एबनॉर्मल लॉस समझते हैं, फिर इसके फॉर्मेट पे दोबारा आएंगे, ठीक है जी। चलिए एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कहते हैं एनी लॉस कोज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशंस। आपको थ्योरी में भी 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्या है, एनी लॉस कोज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लॉस राइज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से अराइज होता है, एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से अराइज होता है, जैसे कि प्लांट ब्रेकडाउन हो गया, सब स्टैंडर्ड मटेरियल की वजह से हो गया, केयरलेसनेस की वजह से हो गया, या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया। मतलब लापरवाही, कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो गई है ना, अचानक सडनली कोई मशीन ब्रेकडाउन हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इन रीजंस की वजह से एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल अराइज होता है, एबनॉर्मल लॉस अराइज होता है, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है, एक लॉस जो क्या है इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस है, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई देखो कि जो एबनॉर्मल लॉस है, हमने मान लीजिए 1,000 यूनिट इनपुट के इंट्रोड्यूस करे, उसमें से 100 यूनिट क्या हुए, उसमें से 100 यूनिट क्या हो गए, 100 यूनिट हमारे खराब हो गए, हम नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी हो गई 900 यूनिट्स की, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी होगी 900 यूनिट की। अब एक्चुअल आउटपुट हुई है 850 यूनिट की, 850 यूनिट की। तो देखा जाए यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट जो है वो कम है किससे, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो, हमने एक्सपेक्टेड लॉस कितना किया था 100 यूनिट का, पर एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है 150 यूनिट का।
150 यूनिट का। हमने लॉस एक्सपेक्ट किया था 100 यूनिट का, एक्चुअल लॉस हुआ है 150 यूनिट का। तो 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा लॉस्ट हुए हैं वो क्या हैं? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है। ठीक है जी। जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट लॉस्ट हुए हैं वो कौन से हैं, किस उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है जी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो चार्ज टू कोस्टिंग पी एंडल हो जाता है। अब कॉस्ट ऑफ जो एबनॉर्मल लॉस है वो चार्ज टू किसको हो जाएगा? कोस्टिंग पी एंडल को हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो कैसे निकालेंगे? ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हम पहले भी अपन उसमें देख चुके हैं कि जो जैसे 50 यूनिट हमने अभी एग्जांपल लिया, 50 यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, दैट इज क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय सीपीयू। सीपीयू कैसे निकालना है? जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का लॉस आएगा उसका सीपीयू अलग होता है ना। प्रोसेस वन का सीपीयू अलग होगा, प्रोसेस टू का अलग होगा, है ना। अगर तीसरा प्रोसेस है तो तीसरे का अलग होगा। ठीक है जी। और एबनॉर्मल लॉस क्या है? एक्चुअल लॉस माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। एक्चुअल लॉस जैसे मैंने आपको बोला 150 यूनिट का हुआ, एक्सपेक्टेड कितना था? 100। तो लॉस कितने का हो गया? 50 यूनिट का हो गया। ठीक है जी, 50 यूनिट का हो गया। ठीक है जी। चलिए अब एबनॉर्मल लॉस बाय साइड आया उधर प्रोसेस में, तो इधर डेबिट साइड आ गया टू, प्रोसेस अकाउंट आ गया, क्वांटिटी आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है जी। जो हमने कॉस्ट निकाली वो वैल्यू आ गई। ठीक है जी। ठीक है सर। उसके बाद अब जो लॉस्ट हुए हैं एबनॉर्मल गुड्स गुड्स, उसको हम कबाड़ में भी तो बेचेंगे ना। जो एबनॉर्मल लॉस हुए हैं मतलब जो गुड यूनिट्स में जिसमें हमने कुछ मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, है ना, कुछ खर्चे भी किए, अब वो खराब हो गए हैं। अब इसमें एक चीज आपने समझी जरा, इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकलिटी से सोचिए। यहाँ पे एक बहुत समझदारी से चीज दिखने वाली है। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया, जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल हुआ है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स यूनिट्स हुए हैं, उसमें हमने मान के चला, अजम्पशन काइंड ऑफ अजम्पशन ली है कि यहाँ पर इस मेथड में, मेथड वन सिंपल प्रोसेस में, यहाँ पे सारा मटेरियल लग गया, सारी लेबर लगी, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, मतलब सभी यूनिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सभी यूनिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नहीं समझे? हमने सीपीयू निकाला, हम लोगों ने सीपीयू निकाला कॉस्ट पर यूनिट। उसमें क्या किया? मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड माइनस सेल्स स्क्रैप डिवाइड बाय क्वांटिटी इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस। सीपीयू हो गया, मतलब सारी कॉस्ट ले ली। और अब हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय सीपीयू, यही कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस इंटू सीपीयू। इसका मतलब है जो एबनॉर्मल लॉस हुए हैं गुड्स, जो एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, वो इसका मतलब है 100% प्रोसेस होने के बाद सारा काम हो चुका था, वो सारा काम होने के बाद खराब हुए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि सारे यूनिट खराब हो चुके थे, बन चुके थे, उसके बाद खराब हुए। ठीक है जी। ये आप काइंड ऑफ कह सकते हो डिसएडवांटेजेस मेथड का। ठीक है जी। कि जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसके ऊपर जितना मटेरियल गुड यूनिट पे लगता है, लगना चाहिए, उतना लग चुका है। जितनी वेजेस गुड यूनिट पे लगनी चाहिए लग चुकी है। और देखिए ना, एबनॉर्मल लॉस तो किसी भी वक्त हो सकता है। आप अभी 40% प्रोसेसिंग कर चुके थे, उसके बाद ख़राब हो गया, है ना। 70% प्रोसेसिंग कर चुके थे, उसके बाद ख़राब हो गया। यहाँ पर क्या माना जाता है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या माना जाता है कि 100% प्रोसेसिंग के बाद ख़राब हुआ है, मतलब 100% कॉस्ट एलोकेट कर दी। ठीक है जी। तो डेबिट साइड हो गया टू प्रोसेस वन, क्वांटिटी और कॉस्ट भी आ गई। अब देखिए इसको हम कबाड़ में भी तो बेचेंगे, कबाड़ में बेचेंगे ना। जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स हुए हैं, तो जो भी पैसा रियलाइज होगा वो क्या होगा? रिकवरी होगी ना। रिकवरी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, बाय बैंक हो जाएगा, क्वांटिटी में और वैल्यू में हो जाएगा। ठीक है जी, क्वांटिटी में और वैल्यू में हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद बाय कॉस्टिंग पी एंड एल, क्वान्टिटी के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, वैल्यू में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी।
ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट कितनी आई, 1000 रुपीज़ आई, और सेल एज स्क्रैप मान लीजिए आया 100 रुपये, तो लॉस, नेट लॉस कितने का हो गया, 900 रुपये का। तो बाई कॉस्टिंग पी हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है जी। पहले क्या गया, टू प्रोसेस वन आ गया, क्वांटिटी आ गई जो भी थी, वैल्यू आ गई मान लीजिए 100 रुपये थी या 1000 रुपीज़। बाय सेल एज स्क्रैप हो गया, बाय बैंक ले लिया हमने, है ना, जो अपना एबनॉर्मल लॉस यूनिट स्क्रैप में बेचे हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू बची बैलेंसिंग फिगर आ गई कॉस्टिंग पी एंड एल। यही हम कहते हैं ना, जो हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल, है ना। जो एक्चुअली में कॉस्ट तो कितनी थी, 1000 रुपये थी। नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कैसे आई, जो उसका जो बेनिफिट था उसमें हम उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये नेट कॉस्ट आ गई 900 रुपये, ये चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल हो गई। ठीक है जी। ये था एबनॉर्मल लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट। एबनॉर्मल लॉस क्या है, जो लॉस हुआ है हमें यूनिट्स का इन एक्सेस टू द, इन एक्सेस टू द, इन एक्सेस टू द एक्सपेक्टेड लॉस, इन एक्सेस टू द, और यू कैन से नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है जी। और जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हैं वो एक्सीडेंट की वजह से होता है, केयरलेसनेस की वजह से होता है, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से होता है, मटेरियल की लो क्वालिटी की वजह से, हो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वजह से हो सकता है ना, जो क्या है एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड रीज़न था। ठीक है ना, जो एबनॉर्मल सिचुएशन या कंडीशंस की वजह से अराइज हुआ है, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो चार्ज टू कॉस्टिंग बिंडल होती है, और एबनॉर्मल लॉस का परफॉर्मा आपने देख ही लिया। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 एंट्रीज आएंगी। पहली जो कॉस्ट हमने निकाली, ठीक है, वो डेबिटेड हो जाएगी, और बाय सेल स्क्रैप हो जाएगा, जो हमने एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स स्क्रैप में बेचे, और बैलेंसिंग फिगर चार्ज टू नेट, जो फिगर बचेगी वो चार्ज टू कॉस्टिंग पिंडल हो जाएगी। ठीक है जी। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया। अब आते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या है, पहले कुछ रीडिंग करते हैं। कहते व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस, दैट इज नॉर्मल लॉस, देन एबनॉर्मल गेन अराइजेस। कहते हैं जो एक्चुअल लॉस जो है वो लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है जी। अब मैं आपको बता ही देता हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिया कि 1000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करे, नॉर्मल लॉस थे, हमने अंदाज़ा लगाया कि 100 यूनिट होंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितने की हो गई, हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट 900 यूनिट्स की हो गई। पर एक्चुअल जो आउटपुट हुई 920 यूनिट की। ठीक है जी। अब समझने वाला तो एबनॉर्मल गेन को ये समझता है कि कोई एक्चुअली में ये अपने आप से पैदा हो गए हैं कहीं से। नहीं, ये कहीं से कोई पैदा नहीं हुए। ये एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है, हमने अंदाज़ा लगाया था कि 100 यूनिट ख़राब हो जाएंगे। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 100 यूनिट ख़राब हो जाएंगे, और एक्चुअली में जो यूनिट ख़राब हुए हैं वो 100 नहीं हुए, वो 80 हुए हैं। एक्चुअली में जो यूनिट ख़राब हुए हैं वो 100 हुए हैं। इसका मतलब है हमने, या तो फिर हमारे को शाबाशी देनी चाहिए कि भाई हमने यूनिट, हमारी जो लेबर है उन्होंने जितना हमने अंदाज़ा लगाया था उससे कम नुकसान किया है। जितना नेचुरल हमने अंदाज़ा लगाया था कि इतना तो एक्सपेक्टेड है ये लॉस, उससे कम किया है उन्होंने, कहीं ना कहीं ध्यान से बहुत सावधानी से काम किया, इसलिए उतना नुकसान नहीं होने दिया। ठीक है। हो सकता है सेकंड ये भी हो सकता है कि हमने थोड़ा सा फिगर जो है वो सही एस्टिमेट नहीं किया। ठीक है जी। एक ये भी कारण हो सकता है। इसका मतलब है ये कोई एक्चुअली में कोई एक्स्ट्रा आउटपुट वगैरह नहीं है कि आपने कुछ कहीं से आप आउटपुट निकाल के ले आए, नहीं। ये आपने अंदाज़ा जो लगाया था उसमें बस फिगर्स का प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी हुई है, प्लस माइनस में कहीं, ठीक है, कैलकुलेशन में हुई है।
कोई ये चीज़ नहीं है कि आप लोगों का कोई किस तरीके से कहीं से आप आउटपुट लेकर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके आ गए, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हुई, वही प्रोसेसिंग 1000 यूनिट्स पे ही हुई है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग वही 1000 यूनिट्स पे हुई है। जहां हमने अंदाज़ा लगाया था कि 100 यूनिट ख़राब हो जाएंगे, 900 यूनिट फिनिश के बनेंगे, 900 यूनिट पे आउटपुट निकल के आएगी, तो 900 की जगह पे 920 निकल कर आ गई। मतलब क्या है, जो नॉर्मल लॉस हुआ था वो कितने का हुआ है, 80 का हुआ है। एक्चुअल नॉर्मल लॉस जो हुआ है, जो एक्सपेक्टेड 100 का किया था, वो हमने कितने का हुआ है, 80 का हुआ है। और जो 20 यूनिट हमने बचा लिए, जो 20 यूनिट कम लॉस्ट होने दिए, दैट इज एबनॉर्मल गेन, उसको हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन माइनस सेल एज स्क्रैप। ये भी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अब देखिए, हमने एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट निकाली। एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट कैसे निकाली, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल गेन इनटू सीपीयू, ऐसे ही निकाली ना, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल गेन इनटू सीपीयू। अब उसकी कॉस्ट निकाल ली, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन आ गया। अब देखिए, क्या वो 20 यूनिट, अब जो 20 यूनिट है वो, क्या वो कबाड़ में बिक गए, नहीं बिके। क्या वो 20 यूनिट कबाड़ में बिके, नहीं बिके। अब मैं आपको वापस उसी स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस वाले साथ साथ, पहले यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला है, वो भी बता देता हूँ, फिर नॉर्मल लॉस पे भी लेके चलता हूँ। अब देखिए, आपने कितने यूनिट का अंदाजा लगाया था कि नॉर्मली लॉस्ट हो जाएंगे, 100 यूनिट का। ठीक है जी, 100 यूनिट का अंदाजा आपने लगाया था कि नॉर्मली लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, नॉर्मली लॉस्ट हो जाएंगे। पर जो कबाड़ में बिका होगा, वो क्या 100 यूनिट बिके होंगे, बिल्कुल नहीं, 80 बिके होंगे, वो 80 बिके होंगे। वो कैसे, क्योंकि एक्चुअल लॉस 80 यूनिट का हुआ है, ना कि 100 यूनिट का हुआ है। पर अब मैं आपको एक नहीं, दो अकाउंट पीछे लेकर चलता हूं। अब देखिए, यहां पर जो आपने एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस दिया होगा, यहां पे 100 यूनिट मान लीजिए लिया होगा, क्वांटिटी 100 की ली होगी नॉर्मल लॉस की, और उसका सेल स्क्रैप मान लीजिए 2 रुपये पर यूनिट है, तो यहाँ पे 200 रुपये लिया है। तो इसका मतलब है, यहाँ से आपने जो वैल्यू लेस करी हुई है, वो 200 रुपये करी हुई है 100 यूनिट की। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट का हुआ हुआ था, 20 यूनिट का। ठीक है, 20 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ हुआ था, और ये यूनिट स्क्रैप में बिके होंगे यार, जब कबाड़ हुए ही नहीं तो बिके कहाँ से, जब स्क्रैप में ये कन्वर्ट हुए ही नहीं तो बिके कहाँ से। इसका मतलब है 20 × 2, 40 रुपये सेलर स्क्रैप आपने ज़्यादा लिख दिया। क्यों ज़्यादा लिख दिया, क्योंकि हमने जब एस्टिमेट किया था नॉर्मल लॉस का, वो हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, हमने ज़्यादा अंदाज़ा लगा दिया था। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लॉस 100 लिया, और यहाँ पर नॉर्मल लॉस का सेल एज स्क्रैप 100 का ही लिया। एक्चुअली में 100 का तो हुआ नहीं, एक्चुअली में कितने का हुआ, 200 का हुआ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पहले नॉर्मल लॉस का काम खत्म करवाता हूँ फिर। अब देखिए, आपने बाय नॉर्मल लॉस लिखा, उसकी क्वांटिटी इधर आ गई प्रोसेस 1 से, प्रोसेस 2 से। ठीक है जी, ठीक है, उसकी वैल्यू भी इधर आ गई, जो आपका सेल एज स्क्रैप हुआ। ठीक है जी, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 से उसकी वैल्यू भी इधर आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, अब जो एबनॉर्मल गेन अकाउंट था, एबनॉर्मल गेन में कितने थे, एबनॉर्मल गेन में 20 यूनिट थे, एबनॉर्मल गेन में 20 यूनिट थे। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन में क्या थे, 20 यूनिट थे। ठीक है, 20 यूनिट वो आपके क्या हो गए, यहां पर आ गए। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू आ गई इधर।
ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई इधर। हाँ जी, अब देखो ना, उसके बाद अगर हम देखें, इधर हमारा डेबिटेड साइड क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी आ गई किस चीज़ की, नॉर्मल लॉस की। इधर आ गई हमारी नॉर्मल लॉस की, जो हमने सेल या स्क्रैप किया उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रोसेस 1 की, 2 की। उसके बाद हमारा ये एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी आ गई, जो हमने सेल या स्क्रैप में नहीं बेच पाए। ठीक है, जो सेल या स्क्रैप में नहीं बेच पाए उसकी क्वांटिटी और वैल्यू आ गई। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या हो गया, एक्चुअली में जो रियलाइज हुई क्वांटिटी, एक्चुअली में रिकवर हुई, रियलाइज हुई, वो हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ठीक है जी। अब इसको कॉस्टिंग पी एंड एल में डेबिट या क्रेडिट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक्चुअली में ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो कहाँ पर हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है कहाँ पर, जो सीपीयू हमने निकाला होगा, जो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला होगा, उसमें ये एक्चुअली में सारी की सारी एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। ठीक है ना, उसमें कि सारी की सारी ये एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, इसलिए कॉस्टिंग पी एंड एल का आने या ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस का। अब चलिए वापस चलते हैं हमारा एबनॉर्मल गेन के ऊपर। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन में जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा डेबिट साइड प्रोसेस वन, मान लीजिए प्रोसेस अकाउंट में जिसमें भी आया उसमें हमने टू साइड लिखा होगा, टू एबनॉर्मल गेन। इधर हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी, इधर हमारी एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है जो एबनॉर्मली गेन यूनिट्स जो हैं एक्चुअली में सेल एज स्क्रैप में नहीं हुए, तो उसका आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस। क्वांटिटी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वांटिटी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, क्वांटिटी और वैल्यू दोनों आ जाएगी, और बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो कोस्टिंग पी एंड एल में क्रेडिटेड हो जाएगा। ठीक है जी, कोस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस कब अराइज होगा, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस है, जो क्या है एस्टिमेटेड लॉस है, नेचर की वजह से, इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से अराइज होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इन्फ्लेट कर देता है कॉस्ट पर यूनिट को। दूसरा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कब अराइज होगा, एबनॉर्मल लॉस तब अराइज होगा जब एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस जो है मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कब अराइज होगा, जब एक्चुअल लॉस मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस है। और एबनॉर्मल गेन कब होगा, जब एक्चुअल लॉस लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है जी, तो एबनॉर्मल गेन अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों अकाउंट में किस तरीके से जो सबसे बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो वही नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में आती है। ठीक है, और उनकी कॉस्ट में भी। और सबसे बड़ी बात सबको जो प्रॉब्लम आती है वो एबनॉर्मल गेन में जो यूनिट्स हमने सेल स्क्रैप के माइनस किए, यहाँ पर ये वाले, इसका नहीं पता लगता कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। अब आपको रीज़न एटलीस्ट पता लग गया होगा कि इसको लेस करने का कारण क्या है। ये एक्चुअली में लॉस सेल हुए ही नहीं है, ये यूनिट्स सेल हुए ही नहीं है। सेल क्यों नहीं हुए, जब आपने 20 यूनिट जो एबनॉर्मल गेन के आए हैं वो आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिए, फिनिश गुड्स में, या फिर आप कह सकते हो आउटपुट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो वो स्क्रैप में कैसे बिक गए। एक काम होगा ना, दोनों में से एक काम होगा, या तो फिर वो खराब होंगे या तो फिर गुड होंगे, है ना, या तो फिर लॉस होगा या तो फिर गुड यूनिट हो गए। जब गुड यूनिट हो ही गए तो खराब कहाँ से हो गए, और जब गुड हो गए तो बिके कहाँ से सेल है स्क्रैप में, कबाड़ में बिके कहाँ से। ठीक है जी, एक्चुअली में ये कहानी है पूरी। ठीक है जी, जो सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग को थोड़ा सा सिंपल नहीं टेक्निकल कर देती है। ठीक है जी, चलिए। और इसमें आपको एजम्पशन वगैरह भी जो मेरे ख्याल से पता लग गया कि कहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो एबनॉर्मल गेन हो, उसमें सब कुछ हम मान के चलते हैं कि 100% प्रोसेस होने के बाद ही लॉस्ट और गेन हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगले मेथड पे चलते हैं, इक्वलेंट प्रोडक्शन पे। इक्वलेंट प्रोडक्शन, इक्वलेंट का मतलब आप समझते हो, इक्वलेंट का मतलब होता है
बराबर, है ना। अब देखिए वहाँ पर हम मान के चल रहे थे सिंपल प्रोसेस में कोई सारा जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, 100 यूनिट हम लेकर आए, मान लीजिए नॉर्मल लॉस सब नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है, तो 100 के 100 पीरियड के एंड में फिनिश में कन्वर्ट हो गए, आउटपुट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, पर यहाँ पर अब देखिए सच्चाई यही होती है कि पीरियड के एंड में कुछ ना कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो क्या है, इन प्रोसेस में होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो क्या होते हैं, इन प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये गिलास दिखाई दे रहा होगा, दो कप हैं। ठीक है, दो कप हैं। अब दोनों के दोनों कप में आपको दिखाई दे रहा होगा आधे आधे भरे हुए हैं, या आधे आधे खाली हैं, आधे आधे भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोल सकते हो ये दो कप आधे आधे भरे नहीं है, ये एक कप भरा हुआ है ना। ये आधा कप ये भरा हुआ था, आधा कप ये भरा हुआ था, और आप बोल सकते हो कि एक कप भरा हुआ है जी, दो कप नहीं है। हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है, इन्वेंटरी है, वो एक कप की है। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी बैलेंस शीट वगैरह में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस किए हुए देखा हुआ है, वैल्यूज़ को वहाँ पर प्रेजेंट करते हुए देखा कभी ज़िंदगी में? जब से आप +1 से लेकर आज तक की जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, स्टडी है, उसमें कभी बैलेंस शीट में कभी ज़िंदगी में देखा आपने कि वहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्लेन किया गया हो? कभी भी नहीं। वहाँ पे वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसका मतलब है, मान लीजिए कुछ यूनिट ऐसे हैं जहाँ पर मान लीजिए 1000 यूनिट हैं जहाँ पे 70% या 100 पर 80% मटीरियल लग चुका है, 50% लेबर लग चुकी है, 40% ओवरहेड लग चुके हैं। तो उन यूनिट को कैसे कैसे मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए? ठीक है ना, उनको कैसे लिखा जाएगा बैलेंस शीट में? ऐसे तो लिख नहीं सकते कि भाई 70% मटेरियल लग गया है, 60% लेबर लग गई है, 50% ओवरहेड लग गए हैं। ऐसे तो लिख नहीं सकते, है ना। ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसलिए कैसे लिखना होगा? तो लिखने का तरीका कुछ और पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना नहीं पड़ेगा, एक्चुअली में हमें इक्वलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या? इक्वलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट यूनिट इनटू द कंप्लीट यूनिट। जैसे हमने ये एग्जांपल में लिया कि दो दो आधे आधे कप हैं, उसको हम आधा दो दो कप नहीं बोलेंगे, एक कप बोलेंगे। ये हमारे पास एक कप फुल फ्लेज है। ठीक है ना, तो कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मींस कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन इनटू देयर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स, है ना। इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इनकम्प्लीट यूनिट को कंप्लीट यूनिट के यूनिट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर। तो हमने क्या किया, दो आधे आधे कप को एक कप के बराबर कर दिया, दैट इज कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट यूनिट इनटू द कंप्लीटेड यूनिट्स, मतलब कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर कर दिया। ठीक है जी। एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मैंने अभी बोला 70% मटीरियल, 60% लेबर, 50% ओवरहेड। तो ये क्या थे? ये एस्टिमेट दिया गया था इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, कि भाई इतने परसेंट कंप्लीट हो चुका है काम, विद रिगार्ड्स टू द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोस्ट लाइक मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, है ना। इन इन टर्म्स में बताया जाता है कि ये चीज़ें इतने इतने परसेंट लग चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हुआ? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, मेथड आप कह सकते हो, ये है जिसमें हम साल के एंड में, जब ये उसके लिए, ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो इनकम्प्लीट यूनिट्स होते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। जिसमें क्या है, एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ इनकम्प्लीटेड यूनिट्स भी हैं, तो कंप्लीटेड यूनिट्स भी हैं, है ना। तो कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनकम्प्लीट यूनिट्स के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट लेके उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ठीक है जी। पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट यूनिट्स इनकम्प्लीट को कंप्लीट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस था, प्रोसेस 1 2 3, है ना। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हुआ?
कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट यूनिट्स इनटू द कंप्लीटेड यूनिट्स, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है जी, विद रेफरेंस टू द, आप कह सकते हो मटेरियल, लेबर या ओवरहेड्स। ठीक है जी। उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट में 3 स्टेप्स के थ्रू गुजरेगा, 3 स्टेप्स के थ्रू होके गुजरेगा। पहला क्या है, इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला स्टेप होने वाला है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होगी। दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालने का काम करेंगे हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का काम करेंगे। तीसरा स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम कॉस्ट निकालने का काम करेंगे। कॉस्ट कैसे, जो हमारी एबनॉर्मल लॉस की गुड्स की कॉस्ट होगी वो निकालेंगे, एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट निकालेंगे, जो यूनिट्स ट्रांसफर हुए नेक्स्ट प्रोसेस को उसकी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, ये काम जो होता है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का होता है। ठीक है जी, पहला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें क्या करेंगे, इनकम्प्लीट यूनिट्स को कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें सीपीयू निकालेंगे, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। जैसे वहाँ पर तो हमने सिंपल प्रोसेस में हमने ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, बट यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हर एलिमेंट की अलग अलग निकालेंगे। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट अलग निकालेगी, लेबर की अलग और ओवरहेड की अलग। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल के कंप्लीटेड यूनिट्स कुछ और होंगे, लेबर के कंप्लीटेड यूनिट्स कुछ और होंगे। इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स मटेरियल के कुछ और होंगे, लेबर के कुछ और ओवरहेड्स के कुछ और होंगे। ठीक है जी। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यहाँ पे वैल्यू निकाली जाएगी कि भाई किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब मेथड, एक्चुअली में यहाँ पर मेथड्स, 2 मेथड मेनली होते हैं यहाँ पर इस्तेमाल। पहला फीफो मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। पहला फीफो मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट सभी में वही 3 स्टेप के थ्रू निकलेंगे। फीफो मेथड में आपको पता है, फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इनपुट पहले आया वो पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, जो बाद में आया वो बाद में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, जो इनपुट पहले आया वो पहले इनपुट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, जो बाद में आया वो बाद में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी। चलिए अब फॉर्मेट ऑफ, सबसे पहला स्टेप हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 1 बाय 1 ध्यान से समझिएगा। पहले 2 कॉलम जो होंगे ये किस चीज़ के होंगे, इनपुट के। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्वांटिटी आ गई, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, क्वांटिटी आ गई। ये आपकी टोटल आ जाएगा यहाँ पर। ये इतने यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करे प्लस हमारे पास रॉ मटेरियल था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम होंगे आउटपुट के, ये 2 कॉलम आउटपुट के होंगे। आउटपुट में क्या, अब देखिए, अब मान लीजिए वहाँ पर बोला गया, सपोज कीजिए यहाँ पर कितना है, 1000 यूनिट है ओपनिंग, और इंट्रोड्यूस कितने हैं, 9000 है, तो 10,000 टोटल हो गए। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। इनपुट इजिकल टू हमेशा आउटपुट हो जाएगा, अपने आप लिख देना, शुरुआत में ही चाहे लिख देना, इनपुट इजिकल टू आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पर लिखा गया है कि 7,000 यूनिट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए हैं, 7,000 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो क्या माना जाएगा, 7,000 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है जी, तो क्या माना जाएगा, माना यही जाएगा ना कि भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले कितने हुए हैं, 1000 हुए हैं, 1000 हुए हैं, और बाकी 6000 कौन से हुए हैं, जो इस साल इंट्रोड्यूस किए गए थे, इस साल इंट्रोड्यूस किए गए थे और इसी साल ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए। 1000 वो वाले हैं जो पिछले साल शुरू करे, फीफो बेसिस पर हमने पहले हमने उसको कंप्लीट कर दिया, फीफो बेसिस पर पहले उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000, और रिमेनिंग जो होगा वो, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल लिया कि 7,000 यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, 7,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, तो 7,000 में से माना जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो
पहले हैं, पहले कौन से आए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले, तो पहले वो कंप्लीट किए जाएंगे। बाकी 6,000 जो इस साल में इंट्रोड्यूस किए गए, इसी साल में कंप्लीट किए गए, वो माने जाएंगे। तो ये 6,000 यूनिट जो क्या हैं, इसी साल में इंट्रोड्यूस किए गए, इसी साल में कंप्लीट किए गए, तो ये हमेशा 100% ही होंगे, है ना। इसलिए मैंने इसका 100% ही लिखा हुआ पहले ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब है ये 6,000 इक्वलेंट यूनिट्स आ ही गए। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्यों नहीं मैंने परसेंटेज वगैरह क्वांटिटी वगैरह लिखी। अब मान लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई पिछले साल, क्योंकि ये वो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले कौन से यूनिट हैं जो पिछले साल शुरू हुए, कंप्लीट इस साल हुए, तो इसमें क्या माना जाएगा, पिछले साल इंट्रोड्यूस हुए, कंप्लीट इस साल हुए। मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इसमें 80% मटेरियल लग गया और 60% लेबर और ओवरहेड लग गई, तो इसका मतलब है पिछले साल 80 मटेरियल लग चुका है, इस साल कितना लगेगा मटेरियल, 20 लगेगा। तो 20% मटेरियल हो जाएगा और 40% लेबर ओवरहेड हो जाएगी, क्योंकि 60% पिछले साल लग चुका है। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, है ना। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200, और 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वलेंट प्रोडक्शन, इक्वलेंट यूनिट्स कि मटेरियल के 200 यूनिट के बराबर इस साल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में लगा है, 400 यूनिट के बराबर लेबर और ओवरहेड लगी है। इक्वलेंट यूनिट्स, 400 इक्वलेंट यूनिट्स। ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट होता है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपको पता है सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में आएगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड कहीं पर भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है जब हम मटेरियल लॉस ले लें तो इसका मतलब है कि हमने उसको भी बाकी चीज़ों के साथ नॉर्मल कर दिया, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल लॉस जो होता है वो गुड यूनिट्स की कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देता है। इसलिए हम लोग नॉर्मल लॉस नहीं लेंगे किसी भी टर्म में, चाहे वो मटेरियल में हो, लेबर में हो, ओवरहेड। ठीक है जी। एबनॉर्मल लॉस जो होगा, एबनॉर्मल लॉस के बारे में इसको नॉर्मली ट्रीट करेंगे। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को जैसे वहाँ पे बताया होगा कि आपको कि जो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं उस पर मटेरियल इतना लगा हुआ है, लेबर इतना लगा हुआ है, ओवरहेड इतना लगा हुआ है। ठीक है। तो जैसे जैसे बोला होगा वैसे वैसे हम लोग निकालते जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं बोला हुआ, सपोज करो एबनॉर्मल लॉस के बारे में नहीं बोला हुआ कि एबनॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब जो गुड्स खराब हुई हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल प्रोसेस में तो क्या बोला था कि वहाँ पर यही माना जाता है कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो 100% एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन 100% ही मटेरियल लेबर ओवरहेड लग चुका है। पर यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड में सिंपल सी बात है, याद रखना, पहले तो बाकायदा क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर मान लीजिए नहीं लिखा हुआ तो फिर एक ही चांस है, 100%। मटीरियल भी 100 लग चुका है, लेबर भी 100, ओवरहेड भी 100, अगर नहीं कुछ बोला हुआ तो। ठीक है जी। प्रोसेस कॉस्टिंग में, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अगर नहीं बोला हुआ कि कितने परसेंट एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल गेन में मटीरियल लेबर ओवरहेड है, तो 100% मान लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। सॉरी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में माइनस नहीं आएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। उसमें भी बोला होगा कि भाई जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, इतना ओवरहेड है, तो ये परसेंटेज आ जाएगी, इधर वैल्यू आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, इधर परसेंटेज, इधर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्वांटिटी, परसेंटेज, वैल्यू, परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी। ठीक है जी। ये माइनस क्यों कर रहे हैं ये आपको समझते ही हो, क्योंकि ये क्या कर देता है, ओवरऑल चार्ज टू क्रेडिट टू द कॉस्टिंग भी हैंडल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एबनॉर्मल गेन में हम क्या मानेंगे, क्वांटिटी कितनी लग चुकी है, परसेंटेज कितना लेंगे, 100% लेंगे। मोस्ट ऑफ द केस 100% ही होता है। अगर वहाँ पे स्पेशली बोला गया है, ठीक है, कि इतने परसेंट तो इतने, अदरवाइज 100%, 99.99%, 100% ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब देखिए ध्यान से सुनना जरा। अब मान लीजिए यहाँ पर 8500 आ गया, यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड में 8200 आ गया। इसका मतलब है इस साल के दौरान 8500 यूनिट का रॉ मटेरियल लगा है। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज 8500, और 8200 का मतलब है लेबर एंड ओवरहेड का 8200 इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स।
आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, 8,200 यूनिट के बराबर की लेबर और ओवरहेड इस साल लगी है। 8,200 यूनिट के बराबर लेबर और ओवरहेड इस साल लगी है। ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है। ठीक, चलिए दूसरा ये हो गया हमारा। और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप दूसरे में काम आएगा, पहला स्टेप टोटली दूसरे में काम आएगा, पहला और दूसरा टोटली तीसरे में काम आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को जैसे मैंने एग्जैक्टली बोला ना, ये परफॉर्मा समझ के चलो और आप रट लो। ठीक है ना, पहली बात तो समझ लग ही गया होगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉपी हो जाना चाहिए, है ना, फॉर्मेट। ठीक है जी, तो इसलिए आपको क्या करना है, इनपुट के बारे में इस तरीके से याद रखना है। इनपुट में दो चीज़ें होंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इंट्रोड्यूस। ये कोई भी मेथड हो दोनों में होगा। उसके बाद आउटपुट में भी ऐसे ही चलने वाला है, सिर्फ एक पॉइंट का चेंज होगा, वो आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, फीफो में क्या होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। बड़ा सिंपल है जी, मटीरियल क्वांटिटी ले लोगे, कौन से वाली, ये वाली मटेरियल की क्वांटिटी हो जाएगी ये 8500 वाली, क्वांटिटी आ जाएगी 8500 वाली। कॉस्ट बताई होगी क्वेश्चन में, तो कॉस्ट लिख लोगे जी, तो उसमें से माइनस कर दोगे सेल एज स्क्रैप। सेल एज स्क्रैप क्वांटिटी में से नहीं, सॉरी, सेल एज स्क्रैप क्वांटिटी में से नहीं, वैल्यू में से माइनस करोगे। ठीक है जी, क्योंकि क्वांटिटी वगैरह तो ऊपर जाके एडजस्ट, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी क्वांटिटी में, आपको क्वांटिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट फिगर ले लेनी है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है जी, एग्जैक्ट फिगर एज इट इज़ उठा लेनी है आप लोगों ने, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ बदलाव नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ये भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसमें से माइनस कर देना है सेल एज स्क्रैप, माइनस कर देना है सेल एज स्क्रैप। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा है लेबर। लेबर की भी ऐसे ही क्वांटिटी ये वाली ले लेनी है। ठीक है जी, कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो ये आ जाएगा सीपीयू लेबर की, और ऐसे ही तीसरे नंबर पे ओवरहेड की आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और क्वांटिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा सीपीयू। ठीक है, इस तरीके से तीनों का आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में किस किस चीज़ की, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, एबनॉर्मल गेन की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। बहुत सिंपल है। ठीक है जी, मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाल रहे हो आप लोग। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो भी आपने स्टेप वन में से, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में से क्वांटिटी उठाई इनटू सीपीयू मटेरियल का। ठीक है, ठीक है जी, सीपीयू स्टेप वन, स्टेप टू से, क्वांटिटी स्टेप वन से उठाई, सीपीयू स्टेप टू से उठाया, मटेरियल की कॉस्ट आ गई। ऐसे ही लेबर में क्वांटिटी स्टेप वन से उठाई, सीपीयू स्टेप टू से, ओवरहेड में भी क्वांटिटी स्टेप वन से, सीपीयू स्टेप टू से। तो तीनों की जो वैल्यू टोटल करी हम लोगों ने, वो आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सेम इसी वे में ही एबनॉर्मल गेन में, इसी वे में ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में भी क्या होगा, जो स्टेप वन में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लिया क्वांटिटी, स्टेप टू में सीपीयू, तो वो आ गया मटेरियल की कॉस्ट, ऐसे ही लेबर की, ऐसे ही ओवरहेड की। ठीक है जी, अब जो मेन है यहाँ पर वो है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अब देखिए, जो फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है फीफो में, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि मान लीजिए 7,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हुए, 7,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हुए, उसमें से 1,000 यूनिट वो थे जो पिछले साल शुरू हुए, इस साल कंप्लीट हुए, और 6,000 वो थे जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुए, इसी साल कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट के ऊपर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की क्वांटिटी वही 6,000 6,000 6,000 इनटू मटेरियल का सीपीयू, लेबर एंड ओवरहेड का सीपीयू। तो ये तो आ गई कॉस्ट कौन से वाले की,
जो इस साल 6000 यूनिट फिनिश गुड्स में और इसी साल इंट्रोड्यूस हुए, इसी साल ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए। ये तो उसकी कॉस्ट आ गई। मेन जो पंगा होता है वो किसमें है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 1000 यूनिट्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 1000 यूनिट्स में क्या पंगा था? जो एक्चुअली में पिछले साल भी खर्चा हुआ, इस साल भी खर्चा हुआ। इसका मतलब है पहले हम पिछले साल वाला खर्चा उठाएंगे, पिछले साल वाला खर्चा जो भी इनकर्ड हुआ होगा वो हमारे को पहले ही क्वेश्चन में दिया होगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग लेंगे कौन से वाली? इसमें सबसे पहले लास्ट ईयर वाली जो कॉस्ट इनकर हुई होगी, ठीक है जी, लास्ट ईयर वाली जो कॉस्ट इनकर हुई होगी उसको ले लेंगे, ठीक है जी। अब इस साल में जैसे हम लोगों ने निकाला कि भाई 400 यूनिट मटेरियल के खर्च हुए, 600 यूनिट 600 या 60% जो भी था, ठीक है, वो लेबर एंड ओवरहेड का हुआ, तो हम उसकी भी सीपीयू के हिसाब से निकाल लेंगे। इक्वलेंट स्टेप 1 में से क्या करेंगे? क्वांटिटी उठाएंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड क्वांटिटी उठाएंगे, इनटू क्या कर देंगे? सीपीयू, ठीक है। तो ये आ गई मटेरियल की कॉस्ट, ये आ गई लेबर एंड ओवरहेड की कॉस्ट। ये वाली कॉस्ट कौन सी हो गई? जो इस साल की है। ये कॉस्ट कौन सी होगी? करंट ईयर की। और ये कॉस्ट कौन सी होगी? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट होगी वो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले मटेरियल हैं उसकी टोटल कॉस्ट हो गई। उसमें हम लोग प्लस क्या करेंगे? जो इस साल यूनिट इंट्रोड्यूस हुए और इस साल ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है जी, ये वाले। तो ये आ गई अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कंफ्यूज नहीं होना। एक तो था 1000 यूनिट वो जो पिछले साल शुरू हुए, इस साल कंप्लीट हो गए। उसमें क्या आएगी? दो कॉस्ट आएंगी, जो पिछले साल खर्चा हुआ, इस साल खर्चा हुआ। पिछले साल वाला क्वेश्चन में गिवन होगा, जो इस साल हुआ उसमें सेम वही इक्वलेंट यूनिट्स इनटू सीपीयू, ठीक है जी। और प्लस क्या कर देंगे? जो फिनिश गुड्स इस साल कन्वर्ट हुए उसमें आप लोग क्या करोगे? सीधा ही फिनिश यूनिट्स उठाओगे, इनटू सीपीयू कर दोगे, ठीक है जी। ये हो गया आपका, क्या हो गया हमारा? फीफो मेथड का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है जी, फीफो मेथड का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए, अब वेटेड एवरेज का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए फीफो में क्या होता था? जो यूनिट पहले आए वो पहले फिनिश में कन्वर्ट होंगे। एवरेज में क्या होता है? एवरेज में किसी को कोई अलग स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाता। एवरेज में किसी को कोई अलग दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है। एवरेज में किसी को कोई अलग दर्जा नहीं दिया जाता। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? एवरेज में हम लोग क्या करते हैं? हम मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए पिछला क्वेश्चन था, उसमें ओपनिंग हुए सॉरी ओपनिंग हुए 1000 और इंट्रोड्यूस हुए 9000। टोटल कितने हो गए? 10,000। टोटल कितने हो गए? 10,000, ठीक है जी। तो मान लीजिए 7000 यूनिट कंप्लीट हुए, तो हम मान के चलेंगे भाई अब ओपनिंग और इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्क नहीं है इसमें। हम लोग मान के चलेंगे भाई 7000 यूनिट्स ही फिनिश में हो गए हैं। यहाँ पर कोई एवरेज का मतलब सिंपल होता है कि ये नहीं कि जो पिछले वाले हैं वो पहले कंप्लीट होंगे, जो इस साल वाले हैं या पहले कंप्लीट होंगे या बाद में होंगे ना। यहाँ पे सीधा है 7000 यूनिट फिनिश का मतलब है 7000 यूनिट 100% हो चुके हैं। तो इसलिए सीधा ही हो जाएगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। मान लीजिए 7000 यूनिट है, 7000 100% मैंने लिख ही रखा है। क्वांटिटी कितनी? 7000। और लेबर एंड ओवरहेड भी 7000 100% मतलब, और क्वांटिटी 7000। बिल्कुल सिंपल होता है यहाँ पर। यहाँ पे एक स्टेप आसान हो जाता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें सम एज इट इज़ वैसे ही हैं, सब एज इट इज़ हैं। नॉर्मल लॉस वही वैसे ही पिछले वाली की तरह, एबनॉर्मल लॉस वैसे ही, एबनॉर्मल गेन वैसे ही, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वैसे ही, सब कुछ सेम, सब कुछ फीफो मेथड वाला होगा। सिर्फ एक पॉइंट चेंज होगा। तीनों पॉइंट में, तीनों स्टेप्स में एक एक पॉइंट चेंज होगा। फीफो मेथड के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, और इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ एक चीज़ का। वहाँ पे हम जो गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस होते थे उसमें हम ओपनिंग पहले लेते थे, फिर बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लेते थे। यहाँ पर क्या है? जितने भी नेक्स्ट प्रोसेस को हुए हैं वही मान ले जाएंगे। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कोई, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कोई दिक्कत ही है, मतलब फीफो है ही नहीं जब। तो जितने यूनिट
हैं वो सारे के सारे 100% कंप्लीट हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें सब कुछ सेम ही चलेंगी जैसे पहले चलती। ठीक है जी, स्टेप 1 में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर हुआ, किस चीज़ का, वहाँ पर हम आउटपुट में पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेते थे, फिर रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, जितने भी आएंगे वो सारे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ही आएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट का क्या होगा, सबसे पहले अब यहाँ पर भी एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए मेथड का नाम क्या है, वेटेड एवरेज। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग एवरेज करने वाले हैं किस चीज़ का, कॉस्ट का। हमने क्वांटिटी का भी एवरेज कर दिया, ओपनिंग और इंट्रोड्यूस वाले को, दोनों को क्वांटिटी को मर्ज कर दिया, मतलब एवरेज कर दिया, टोटल कर दिया, है ना। ऐसे ही कॉस्ट का भी एवरेज कर देंगे। वो कैसे, हमने मटेरियल पे जो पैसा खर्च किया इस साल के दौरान वो उठा लेंगे, क्वांटिटी कौन सी वाली, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाली, वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जितना हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकर कर रखी है उसकी कॉस्ट ले लेंगे, क्वांटिटी नहीं सॉरी, वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी, वैल्यू ले लेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू ले लेंगे। अब देखा जाए तो बात तो एक ही हो गई ना, चेंज यहाँ पे किस चीज़ का हो गया, एवरेज हो गया किस चीज़ का, वैल्यू का। ठीक है जी, हमने इस साल जो मटेरियल खर्चा खरीदा उसकी कॉस्ट प्लस पिछले साल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले यूनिट पे जो खरीदा उसकी कॉस्ट, उन दोनों को लिया, माइनस कर दिया सेल एज स्क्रैप, जो कबाड़ में बेचने से जो पैसा रिकवरी करा वो माइनस किया। ये आ गई नेट मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल, तो ये आ गया सीपीयू। ऐसे ही लेबर में, ऐसे ही ओवरहेड में, लेबर में भी लेबर की कॉस्ट ले लेंगे इस साल वाली और इक्विवेलेंट यूनिट्स ले लेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स ले लेंगे, प्लस कर देंगे क्या, प्लस कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो वेजेस की कॉस्ट है। ठीक है जी, ये टोटल कॉस्ट आ गई लेबर की, डिवाइड बाय क्वांटिटी दैट इज वेजेस को लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही ओवरहेड की हो जाएगी इस साल वाली, पिछले साल वाली, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में टोटल हो गई, डिवाइड बाय क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट हो गई। ठीक है जी, सिंपल हो गया बिल्कुल। तीसरे स्टेप में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वाला तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, यहाँ पे तो एवरेज है, सीधा ही 7,000 यूनिट, जैसे हमने 7,000 यूनिट की एग्जांपल ली थी, तो 7,000 यूनिट इंटू क्या हो जाएगा, सीपीयू, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की। 7,000 इंटू मटेरियल का सीपीयू, 7,000 वेजेस इंटू सीपीयू वेजेस का, और 7,000 ओवरहेड्स इंटू सीपीयू ओवरहेड्स का। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट किस चीज़ की, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, किस चीज़ की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो यूनिट्स हमने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस को किए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अब ध्यान से सुनिएगा, फीफो और वेटेड एवरेज में फ़र्क क्या है। फीफो में एक अंतर क्या है, पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले स्टेप में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इधर हम लोग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर लेते हैं जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हुए, और वहाँ पर जितना भी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है वो सारा का सारा 100% माना जाएगा। स्टेप 2 में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में वहाँ पर हम लोग कॉस्ट नहीं लेते, यहाँ पर कॉस्ट लेते हैं किसकी, वह ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो कॉस्ट इनकर होती है एवरेज मेथड में लेते हैं। ठीक है जी, और तीसरे स्टेप में जो फीफो मेथड होता है उसमें यूनिट ट्रांसफर में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट अलग से निकाली जाएगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले यूनिट्स की कॉस्ट अलग से निकाली जाएगी। यहाँ पर एवरेज में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कोई नामो निशानी नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब हमारे, ठीक है जी, सिलेबस में ज़्यादा जो आता है सिंपल प्रोसेस आता है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आता है। ठीक है जी, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आता है वो
सिंपल प्रोसेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। ठीक है जी। चलिए, इंटर प्रोसेस होता क्या है? इंटर प्रोसेस कहते हैं इन सम इंडस्ट्रीज आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस नॉट एट कॉस्ट। कहते कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर जो आउटपुट है एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर होती है, कॉस्ट पे नहीं, बट एट मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करने के बाद। मतलब हर सेंटर प्रॉफिट सेंटर है, कहने का मतलब हर सेंटर कॉस्ट सेंटर नहीं, प्रॉफिट सेंटर है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। मतलब क्या है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब गुड्स ट्रांसफर करता है प्रोसेसिंग करने के बाद, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद करता है। जो भी मैनेजमेंट में बैठ के तय होता है कि भाई हम अपनी आउटपुट पे इतना प्रॉफिट मार्जिन तो लेकर चलेंगे, तो वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। दैट इज़ कॉल्ड इंटर प्रोसेस। मतलब आपसी जो डिपार्टमेंट प्रोसेसेस होते हैं वो प्रॉफिट ऐड ऑन करते हैं। एक प्रोसेस दूसरे प्रॉफिट को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो कुछ प्रॉफिट ऐड करने के बाद करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, वही प्रोसेस अकाउंट की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पर बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हो 3 कॉलम किस चीज़ के? वैल्यू वाले। पर्टिकुलर का पहला कॉलम, दूसरा टोटल का, तीसरा कॉस्ट का, चौथा प्रॉफिट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड होंगे, पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है जी। अब मान लीजिए प्रोसेस 2 का है या प्रोसेस 1 का है, तो पहले क्या आ जाएगा? मटीरियल आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। ये टोटल हो गया जी इन तीनों का। ठीक है जी। इसमें से माइनस कर देंगे अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे अगर है तो। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, प्राइम कॉस्ट। ये टोटल में और कॉस्ट में। ठीक है जी। अगर प्रोसेस 1 है तो प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर प्रोसेस 2 होगा तो प्रॉफिट आएगा, है ना? प्रोसेस 2 होगा तो प्रॉफिट आएगा। उसके बाद ओवरहेड से ऐड कर देंगे, टोटल में भी, कॉस्ट में भी, इसमें भी। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा टोटल। अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाय नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, टोटल में भी सेम फिगर, यही वाली, ये वाली टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट वाली, ये तीनों फिगर बाय नेक्स्ट प्रोसेस मतलब प्रोसेस 2 हो जाएगा, आप कह सकते हो, टोटल में और कॉस्ट में और प्रॉफिट में। ठीक है जी, टोटल में भी और कॉस्ट में भी और प्रॉफिट में भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंटर प्रोसेस में प्रोसेस अकाउंट बनेगा। अब इसका जो एक्चुअली में डिटेल में है, आपको प्रैक्टिकल करके ही ये चीज़ समझ लगेगी ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, बट है इतना ही है, आप कह सकते हो इतना ही है, इसलिए काम आता है। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, जस्ट लाइक इक्वलेंट प्रोडक्शन। जो मेन है एक्चुअली में इक्वलेंट प्रोडक्शन है। इक्वलेंट प्रोडक्शन में आप कह सकते हो वहाँ पर अच्छे से पॉइंट आपको आते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी होती है वो आपको पता ही है। तो अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी।